हेलो एवरीवन। मैंने पहले ही कह दिया था आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में। वो हमारा स्टेटमेंट हमें पता है, वी हैव टू कैलकुलेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एनएवी हमें आ गया था, नेट एनुअल वैल्यू। क्या बेटा? हेलो, नेट एनुअल वैल्यू। और जो नेट एनुअल वैल्यू जो आपने कैलकुलेट किया उसमें हमें क्या करना है, दो डिडक्शन माइनस करनी है। पहला अंडर सेक्शन 24 क्लोज ए, 24 क्लोज ए में किसकी बात की थी हमने? स्टैंडर्ड डिडक्शन। कितना परसेंट? 30%। 30% किसका? ऑन एनएवी, वो तो हमें पता है। और दूसरा हमें क्या माइनस करना है? इंटरेस्ट ऑन लोन। चाहिए लोन आपने परचेज के लिए लिया हो, कंस्ट्रक्शन के लिए लिया हो, तो यदि किसी भी हाउस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए या खरीदने के लिए यदि आप कोई भी लोन लेते हो, उस लोन पर जो भी आपका इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 24 क्लोज बी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। समझ में आ गई बात? अब बहुत सारी बात है। सर लोन मैंने कहां से लिया? लोन मैंने बैंक से लिया हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हो, ये नेसेसरी नहीं है। मैंने किसी रिलेटिव से लिया हो, गर्लफ्रेंड से लिया हो, बॉयफ्रेंड से लिया हो, पड़ोसी से लिया हो, एनिमी से लिया हो। तो एनिमी क्यों देगा वो मतलब नहीं अपने को, मतलब इंपॉर्टेंट क्या है, लोन कहीं से भी लिया हो। ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि बैंक और एफआई का लोन होना चाहिए, ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, एक तो ही बात है लोन कहीं से भी लो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर लोन होना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, पहला तो क्लियर हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जैसे अपन ने म्युनिसिपल टैक्सेस के लिए बात की थी, तो म्युनिसिपल टैक्सेस में क्या इंपॉर्टेंट था? पेड बाय ओनर। पेड पेड पेड, ड्यू नहीं, या इंटरेस्ट ड्यू होते ही आपको डिडक्शन मिल जाएगा, मतलब एक्चुअल बेसिस पे डिडक्शन मिलेगा। फॉर एग्जांपल, मैंने लोन पर इंटरेस्ट एडवांस में पे कर दिया, या मैंने 6 महीने का इंटरेस्ट पे किया ही नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। जितना ड्यू है हुआ है प्रीवियस ईयर में, हम तो प्रीवियस ईयर का कैलकुलेशन कर रहे हैं। अपना प्रीवियस ईयर क्या है बेटा? 24-25। तो 24-25 जो भी अपना रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है, उसमें जितना भी आपका इंटरेस्ट ड्यू हुआ है, चाहे आपने पे किया हो या पे नहीं किया हो या एडवांस में पे किया हो, उससे कोई मतलब नहीं है। क्या वर्ड बोल रहा हूं मैं? एक्चुअल बेसिस पे। कौन सा बेसिस? ये शायद सबने पढ़ा बचपन से। तो इंटरेस्ट और लोन का जो भी आपको डिडक्शन मिलेगा वो ड्यू बेसिस पे मिलेगा। किस पर मिलेगा? आवाज नहीं आ रही। तो दो इंपॉर्टेंट बातें, लोन कहीं से भी ले सकते हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि बैंक और एफआई से आपको लोन लेना है। आप पापा से लोन ले लो, रिलेटिव से लोन ले लो, फ्रेंड से लोन ले लो, टीचर से लोन ले लो, किसी से भी लोन ले लो, लोन मिलना चाहिए। और लोन पर जो भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। किसके आधार पे? ऑन ड्यू बेसिस। किसके आधार पे? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बार क्या होता है कि आपने इंटरेस्ट पे किया ही नहीं। क्या नहीं किया बेटा? मतलब आपने लोन लिया था 3 लाख रुपए का, तो 3 लाख पे 12% का आपका इंटरेस्ट है, तो 3 लाख का 12% कितना हुआ? 36,000 रुपीज 1 ईयर का। तो हुआ क्या? 3 लाख पे 12% का आपको इंटरेस्ट पे करते जाना है। जो भी आपका ड्यू अमाउंट है, तो ड्यू अमाउंट पे इंटरेस्ट आपका लगता रहेगा, जितना भी आपका बकाया अमाउंट है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, कुछ लोग बड़े स्मार्ट होते हैं, भैया आपने इंटरेस्ट नहीं दिया ना, वो भी लोन का पार्ट बन गया। अब इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा, मतलब जो 3 लाख का जो इंटरेस्ट, 3 लाख का जो लोन है उसके ऊपर 12% का तो इंटरेस्ट लगेगा ही। लास्ट ईयर का कितना? 3 लाख का 12% कितना हुआ? 36,000। वो तूने पे नहीं किया ना, उस पर भी इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट के ऊपर यदि आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ा तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। नहीं आया समझ में? जो लोन लिया है ना, हेलो, जो लोन लिया है ना, लोन का अमाउंट हाउस प्रॉपर्टी के परचेज करने के लिए लिया हो या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया हो, तो हाउस प्रॉपर्टी के पर्पस के लिए जो भी आपने लोन लिया है उस लोन के ऊपर क्या बेटा? उस लोन के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट है ड्यू बेसिस पर डिडक्शन मिल जाएगा। इंटरेस्ट के ऊपर जो भी आपका इंटरेस्ट है उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पेनल्टी है। वो एक तरह का पीनल इंटरेस्ट है। पीनल इंटरेस्ट समझ में आता है? वो पेनल्टी सॉर्ट ऑफ है, वो पनिशमेंट है।
तो लोन के ऊपर दिया गया इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट के ऊपर यदि इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। कोई कंफ्यूजन? एक और इंपॉर्टेंट बात आती है जो जनरली हम लोग यूज करते हैं, बहुत बार क्या होता है, मैंने भी किया 2-3 बार। मैंने पहले HDFC बैंक से लोन ले लिया। क्या लिया? ठीक है, तो HDFC ने मुझे मकान के लिए लोन दे दिया 9% पे। कितने पे? मैंने हाउस प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए लोन ले रखा है फ्रॉम HDFC बैंक एट द रेट 9% पर एनम। हम बहुत सारे बैंक से मिलते रहते हैं, आते रहते हैं बैंक वाले, तो ICICI बैंक वाला पीछे पड़ गया। कौन पीछे पड़ गया? तो ICICI बैंक ने बोला भैया हम आपका लोन टेक ओवर कर लेंगे। होता है ऐसा? प्रैक्टिकली बता दो। तो जो लोन आपने ले रखा है, आपका 45 लाख का जो भी आपका लोन चल रहा है, वो आपका HDFC बैंक में चल रहा है, आज भी ड्यू है 45 लाख का। तो 45 लाख का जो भी आपका ड्यूज अमाउंट है, उसको हम आपका लोन दे देते हैं। क्या हम HDFC को रिपे कर देंगे और आपका लोन हमारे यहाँ पे चलता रहेगा। ठीक है, अच्छी बात, क्योंकि वो मुझे दे रहा है 8.25%। तो ICICI बैंक का जो लोन लिया गया है वो HDFC लोन को रिपे करने के लिए लिया गया है प्राइमा फेसी, लेकिन वैसे अब लॉजिकली देखो तो इनडायरेक्टली किसके लिए? हाउस प्रॉपर्टी के लिए तो है। ओरिजिनली मैंने लोन किससे लिया था? HDFC बैंक से लिया था। मैं लिख के बताऊं, ये समझ में आ रहा है? नॉर्मल सी बात है। मेरे को आज मतलब 2016 के अंदर मैंने फ्लैट परचेज किया, तो मैंने HDFC बैंक से लोन लिया। HDFC बैंक से लोन लिया तो आज रिपे करने के बाद भी कुछ अमाउंट एवरी ईयर आपको रिपे करना पड़ता है, उसके बाद भी 45 लाख का ड्यू है। तो ICICI बैंक ने क्या किया? 45 लाख का अमाउंट HDFC बैंक को पे कर दिया। HDFC बैंक से मेरा नाता खत्म हो गया। मेरा जो 45 लाख का लोन जो HDFC में चल रहा था वो ICICI में कंटिन्यू हो गया। तो डायरेक्टली तो आपको क्या लग रहा है? ICICI बैंक ने लोन किसका रिपे किया है? HDFC का, लेकिन इनडायरेक्टली तो मेरा ही तो है, तो डिडक्शन मिलता रहेगा मेरे को, डिडक्शन मेरे को मिलता रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया? क्योंकि इनडायरेक्टली तो हाउस प्रॉपर्टी के पर्पस के लिए ही वो लिया गया लोन है। क्योंकि अपन बहुत बार क्या करते हैं, लोन को टेक ओवर भी करते थे, लोन ट्रांसफर भी करते थे। जैसे हुआ क्या, आपने पापा से लोन लिया था, तो पापा से आपने लोन लिया 3 साल के लिए, लेकिन अभी भी आप उसको रिपे नहीं कर पाए, तो आपने क्या किया? फिर पापा ने बोला पैसा देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, तो अपने बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या रिलेटिव्स से लोन ले लिया, पापा का लोन रिपे कर दिया, लेकिन इनडायरेक्टली क्या करने के लिए? हाउस प्रॉपर्टी। समझ में आई बात या नहीं आई? अब एक काम करते हैं, रीड कर लेते हैं फटाफट। स्क्रीन पे देखो, आप पढ़ने वाले क्या है आज अपन? वेरी गुड। क्या पढ़ने वाले हैं आज अपन? सेक्शन 24 क्लोज बी। सेक्शन 24 क्लोज बी ये कंपनीज एक्ट का होगा, CGST का होगा बेटा? कंपनीज एक्ट का होगा, CGST का होगा? किसका होगा सेक्शन 24 क्लोज बी? किसी का नहीं होगा ये, फिर किसका है? मैं पीछे मत बोलना, और आज बोले नहीं यार पहली बार अच्छा काम किया तुमने, बड़ा बोल देते हो, ये बोल देती आंसर सुन के। सेक्शन 24 क्लोज बी किसका होगा? कंपनीज एक्ट का होगा, या रोज से बोलता हूं मैं, या CGST एक्ट 2017 का होगा? इंटरेस्ट ऑन सेक्शन 24 क्लोज बी। सेक्शन 24 क्लोज बी कौन से एक्ट का है? कंपनीज एक्ट 2013 का है, CGST एक्ट 2017 का है। किसका है? CGST IGST एक्ट, जल्दी बताओ, रोज से बताता हूं मैं, फिर तुम बताओ। एक्ट का नाम, फिर तुम बताओ। और कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, फिर तुम बताओ। खुराफाती बच्चे का दिमाग बहुत तेज चलता है। सेक्शन 24 क्लोज बी ऑब्वियसली पढ़ क्या रहे बेटा अपन? कॉमन सेंस वाली बात है। लिंक करो, लिंक करो। मैंने क्या बोला? 30% फ्री के नंबर होते हैं। आपने यदि एक्ट नहीं लिखा क्वेश्चन के अंदर तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात? ये तो फ्री की चीजें होती है, फ्री की, कि ये एज पर द, अब आपको सेक्शन याद नहीं है तो आप कैसे लिखोगे? एज पर रेलिवेंट सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसके आधे नंबर मिलते ही नहीं, लगता है क्या बच्चा बेकार आता ही डायरेक्टली लिख दिया इंटरेस्ट। व्हाट इज नॉनसेंस? और फिर आप बोलते नंबर नहीं आते, नंबर नहीं आते, नंबर कहां से आएंगे? आपको लिखना ही नहीं आता। तो हमेशा जो
या तो सेक्शन याद है, जो सेक्शन तो मेरे को मेरे टाइम में भी याद नहीं थे, नहीं याद तो पूरा याद है, क्योंकि याद तो यही पढ़ाते, तो टीचर को देख के नहीं किया करो, और क्या बात है, क्लोज भी पता सर, फैकल्टी फर्जी होती है, फैकल्टी को मत देखा करो, क्योंकि फैकल्टी को सामने नोट्स होते हैं और इतने सालों से वही कंटेंट पढ़ा रहा होता है, और फैकल्टी तो हमेशा आपको स्टाइल में बात करेगी, लेकिन जब वो स्टूडेंट थे तब उनको भी याद नहीं था, तब मेरे को भी याद नहीं था, लॉजिक याद था, प्रोविजन याद था, कंसेप्ट क्लियरिटी थी, पहली प्रायोरिटी वो। फिर आपकी यदि वो आपको डाइजेस्ट हो गए, यदि वो आपको लगता है कि आपके लेवल के हिसाब से आपको सेट हो गए, तो फिर आप सेक्शंस की लर्निंग स्टार्ट करते हो, सुनते सुनते जो याद हो जाते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन उसको अलग से याद करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मेरे टाइम में ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनको सिर्फ सेक्शंस याद थे, लेकिन उनके सीए और सीएच एक अटेम्प्ट में क्या 4-4 अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो पाए। तो पहला प्रायोरिटी कंसेप्ट, लेकिन लिखने के तरीके के अंदर आपको एप्लीकेबल सेक्शन डाल दिया, रेलेवेंट सेक्शन डाल दिया, ये वर्ड आपको हमेशा यूज करना होता है। एक्ट का नाम लिखा होना चाहिए कि जो आप बात कर रहे हो वो कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो बेटा, अमली बोलोगी ना, वेरी गुड। ये क्वेश्चन तुमने दूसरी बार पूछा मैंने, लेकिन तुम्हें इतना याद क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पहली बार जब पूछा था ना तो बाकी बच्चों ने तुम्हें आंसर दे दिया था, पूछा था एक बार पहले 20 या 25 दिन पहले भी पूछा था एक क्वेश्चन, तो मेरे को याद रहता है, मेरे को तभी तो फेस टू फेस में मेरे को मजा आता है, मुझे हर एक बच्चे का यहाँ पे टैलेंट पता है कि कौन क्या करता है क्या नहीं करता है। ठीक है, कम बैक, हेलो गुड मॉर्निंग, क्या बात हो रही है, सेक्शन 24 क्लोज बी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, उस दिन तुम इधर बैठी थी। इट इज अलाउड, ये बच्चे भी कंफ्यूज हो रहे हैं, और बता देता हूं, मुझे ये भी याद है, it is allowed as deduction if loan is taken for the purpose of house property, that means may be purchase, may be construction, और हर समय आपको परचेज और कंस्ट्रक्शन करना नहीं होता है, रिनोवेशन भी करना होता है, तोड़ फोड़ के कुछ पार्ट आपने यहाँ बना दिया, कुछ रिपेयरिंग कर दी, आजकल तो रिपेयरिंग में भी 40 लाख लग जाते हैं, समझ में आ गया होगा, रिपेयर और रिकंस्ट्रक्शन, ये रूम बड़ा कर देते हैं, ये वास्तु के हिसाब से नहीं है, ये गेट तोड़ देते हैं, ये नॉर्थ में डाल देते हैं, ये बेड का डायरेक्शन गलत है, इसलिए तो सीएस क्लियर नहीं हो रहा, जो भी लोगों का होता है, जो भी, मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। ठीक है, रिपेयर्स एंड रिकंस्ट्रक्शन, समझ में आई बात। इट इज अलाउड एट डिडक्शन, इंटरेस्ट और लोन का डिडक्शन मिल जाएगा, एनएमई में से मिल जाएगा, यदि वो लोन हाउस प्रॉपर्टी के पर्पज के लिए हो, मतलब मे बी परचेज, मे बी कंस्ट्रक्शन, मे बी रिपेयर, मे बी रिनोवेशन। लोन जरूरी नहीं है कि बैंक और एफआई से लिया हो, कहीं से भी लिया हो, मे बी बैंक, मे बी एफआई, मे बी ट्रस्ट, मे बी फ्रेंड, मे बी रिलेटिव्स, मे बी फैमिली मेंबर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नोट्स में अच्छा नहीं लगता, इससे मैंने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं लिखा, ये किसी का मन बड़ा बेकार लग रहा हो तो ठीक है, मजाक करता रहता हूँ। यस, नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट इज अलाउड एज डिडक्शन, मैंने पहले क्लियर बोल दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो याद रखने वाली बात है चैप्टर के अंदर, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड के आधार पे डिडक्शन मिलेगा, और दूसरा इंटरेस्ट और लोन का डिडक्शन मिलेगा ड्यू के आधार पे, एक्चुअल बेसिस पे, समझ में आया। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो करंट ईयर है, यदि आपने लोन लिया फॉर एग्जांपल 1 नवंबर को, तो इंटरेस्ट कितने पीरियड का आएगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये तो सबको पता ही होगा, जब लोन लेते हैं उसके बाद का इंटरेस्ट आता है, पहले का नहीं आता, क्योंकि ऑब्वियसली बट ऑब्वियस है। तो आपने लोन कब लिया, 1 नवंबर को, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और यदि लोन पुराना है तो फिर 12 महीने का इंटरेस्ट चलता रहेगा, समझ में आया। जैसे आपने लोन लिया था आज से 2 साल पहले 10 साल के लिए, तो एवरी ईयर आपको क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तब तो पूरी ईयर का इंटरेस्ट आता है। यदि करंट ईयर में लोन लिया है तो आपको देखना पड़ेगा कितने पीरियड का इंटरेस्ट है, ये कैलकुलेशन के टाइम ध्यान रखना पड़ता है, कुछ बच्चे ध्यान दे नहीं पाते, इसे मैंने पहले क्लियर कर दिया। जैसे कभी क्वेश्चन के अंदर दिया है कि आज से 3 साल पहले ये लोन लिया था, तब तो 3 साल पहले लोन लिया था तो आज भी ड्यू है, तो पूरे साल भर का इंटरेस्ट आएगा। लेकिन यदि आपने करंट ईयर में यदि लोन लिया है फॉर एग्जांपल 1 फरवरी को, तो कितने महीने का इंटरेस्ट आएगा, 2 महीने का, समझ में आ गया। यही वो पॉइंट्स होते हैं जहां पे बच्चा गलती कर सकता है, और वो इंटरेस्ट आपने पे किया है या नहीं पे किया है ये हमारे रिलेवेंट है ही नहीं। यदि पे कर दिया हो तो अच्छी बात, नहीं पे कर दिया हो तो अच्छी बात है। जितने पीरियड का ड्यू हो रहा है इंटरेस्ट करंट ईयर, उसका आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। तो डिडक्शन कैसे मिलेगा बेटा, ऑन ड्यू बेसिस, ऑन, आगे कंटिन्यू करें, इसे ध्यान से देखो, मैंने राइट हैंड साइड में क्या कर रखा है, पेड लिखा फिर काट दिया,
तो पेड रेलिवेंट नहीं है. व्हाट इज रेलिवेंट? ड्यू बेसिस. व्हाट इज रेलिवेंट? एक्चुअल बेसिस. इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट एज ए पेनल इंटरेस्ट है, एज ए पेनल्टी है, तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा. बता दिया था मैंने. एक और बात बताई थी, एचडीएफसी बैंक से ओरिजिनली लोन लिया था, फिर मैंने आईसीआईसीआई बैंक में ट्रांसफर करा लिया था. तो एनी फ्रेश लोन इज टेकन फॉर द रीपेमेंट ऑफ अर्लियर लोन एंड द अर्लियर लोन वाज टेकन फॉर द पर्पस ऑफ हाउस, देन इंटरेस्ट ऑन फ्रेश लोन शैल बी अलाउड एज डिडक्शन, क्योंकि इनडायरेक्टली हाउस प्रॉपर्टी के लिए ही माना जाएगा. जितने पॉइंट्स मैंने बताए सारे पॉइंट क्लियर है एवरीवन? मैंने बोला कि मैं अपने भाई से लोन ले सकता हूं, अपने रिलेटिव से लोन ले सकता हूं, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से लोन ले सकता हूं. तो हो सकता है कि आपके रिलेटिव फैमिली मेंबर्स कहां हो? आउटसाइड इंडिया. मेरे एक कजन ब्रदर है, वो अमेरिका में रहते हैं, एक ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, एक कनाडा में रहते हैं, बहुत पैसा है उनके पास. तो मैंने बोला लोन दे दो, मुझे मकान खरीदना, उन्होंने मुझे लोन दे दिया. क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि अमेरिका में तो ऐसे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है. अमेरिका में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है? जनरली 2 या 3% ही होता है. और इंडिया के अंदर 9 और 10% पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलता है. तो मैंने बोला ठीक है, 9 की जगह 8.5 दे दूंगा, 9 दे दूंगा, तो लोन मिल गया. तो एक और इंपॉर्टेंट बात है, यदि आपने लोन जो लिया वो इंडिया के बाहर लिया, तो आपको इंटरेस्ट कहां पे करना पड़ेगा? तो एनी इंटरेस्ट पेड और पेएबल आउटसाइड इंडिया, नहीं जरूरी नहीं हो रिलेटिव्स हो, मैंने तो एग्जांपल रिलेटिव्स का दिया, हो सकता है बैंक भी हो, कोई भी हो. तो यदि आपने कोई भी लोन यदि इंडिया के बाहर से लिया हो, किसी से भी लिया हो, तो वो जो भी इंटरेस्ट पेड और पेएबल आउटसाइड इंडिया है उसका डिडक्शन मिल जाएगा. एक कंडीशन है, टीडीएस काटना पड़ेगा, क्योंकि इनकम मेरी नहीं है, मेरे लिए तो डिडक्शन है. इनकम किसकी है? जिससे मैंने लोन लिया है. मेरे एग्जाम्पल के ना, मेरे भाई का लोन लिया, मैंने भाई से लोन लिया, तो मैंने भाई से लोन लिया तो मेरे लिए तो खर्चा है, मेरे भाई के लिए क्या है? इनकम है. और इंटरेस्ट इज पेड बाय रेजिडेंट. और यदि कोई भी इंटरेस्ट रेजिडेंट के द्वारा पे किया जाता है तो नॉन रेजिडेंट को भी इंडिया में टैक्स देना पड़ता है. तो तुम टैक्स दोगे नहीं दोगे तुम्हें बाद में देख लेंगे, लेकिन एक बार कुछ टीडीएस काट लो. क्या? एक बार टीडीएस काट लो. तो भगवान पे चढ़ावा दिया जाता है, तो ये चढ़ावा है जिससे कि वो नॉलेज में आ जाए. क्या आ जाए? ये टैक्स नहीं है टीडीएस. टीडीएस छोटा मोटा है, टैक्स होता है, ये बाद में पूरा का पूरा लिया जाता है. टीडीएस की वजह से फायदा क्या होता है कि वो इनकम गवर्नमेंट की नजर में आ जाती है. और फॉर एग्जांपल आपने 5% या 10% टीडीएस काट भी लिया, तो अब उनको जितना भी टैक्स देना पड़ेगा प्रॉपर देना पड़ेगा, क्योंकि वो इनकम रिकॉर्ड में आ गई. तो यहाँ पे क्या है, सामने वाला तो वो बंदा टैक्स पे करना नहीं चाहता, लेकिन मैं तो डिडक्शन लेना चाहता हूं ना. तो मैं डिडक्शन लेना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मुझे टीडीएस काटना ही पड़ेगा. और इन टीडीएस की वजह से मुझे डिडक्शन मिल जाएगा. और गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा? वो इनकम रिकॉर्ड में आ गई. तो नॉन रेजिडेंट को भी, नॉन रेजिडेंट ही हुआ ना, यूएस वाले भैया 15-20 साल से यूएस में ही रहते हैं, तो कौन है वो? नॉन रेजिडेंट. नॉन रेजिडेंट को भी क्या करना पड़ेगा? इनकम अराइज इन इंडिया. इनकम अराइज इन इंडिया थोड़ी देर पहले मैंने बोला, क्योंकि इंटरेस्ट इज पेड और पेएबल बाय इंडियन रेजिडेंट. नहीं आया समझ में? मैंने लिंक किया पुराना वाला चैप्टर. कुछ बच्चों के फेस बता रहे हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा है. If any interest is paid or payable by the Indian resident, always deemed to arise in India. और जो इनकम इंडिया में राइज की जाती है उसे इंडियन इनकम बोलते हैं. नॉन रेजिडेंट को भी इंडियन इनकम पर टैक्स देना पड़ता है. तो आपने टीडीएस काट लिया, और टीडीएस काटने से क्या हुआ? नॉन रेजिडेंट का जो भी टैक्स बनता है वो देता रहेगा बाद में, और जो टीडीएस का उसको बेनिफिट मिल जाएगा बाद में, टैक्स का पार्ट माना जाएगा. लेकिन फिलहाल याद रखने के हिसाब से ज्यादा हो रहा है, तो आपको इतना याद रखना है कि यदि कोई भी इंटरेस्ट यदि आपका इंडिया के बाहर पे किया जाना है, तो उस इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको तभी मिलेगा जब आप टीडीएस काटोगे, अदरवाइज नहीं. क्लियर एवरीवन? और टीडीएस का फुल फॉर्म टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. क्लियर एवरीवन? वेरी गुड. यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज ए पर्सन मिस्टर ए इंडिया और ए मिस्टर बी नॉन रेजिडेंट अमेरिका का. आपने इंडिया के बाहर से लोन लिया, मिस्टर बी से जो अमेरिका का है उससे आपने लोन लिया हाउस प्रॉपर्टी के पर्पस के लिए. तो नाउ जो इंडियन रेजिडेंट है मिस्टर ए, उसको क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. तो ये इंटरेस्ट इनकम है मिस्टर बी की, तो उस इंटरेस्ट जितना भी पे किया जाएगा उस पर आप टीडीएस काटोगे, तभी आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट का डिडक्शन मिस्टर ए को इंडिया में मिल जाएगा. अदरवाइज मिस्टर ए को इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन नहीं मिलने वाला है, जो भी वो इंटरेस्ट पे कर रहा है, यदि उस पर टीडीएस नहीं काट रहा है तो.
राइट एवरीवन, वेरी इंपॉर्टेंट। लिमिट, ये तो आपको समझ में आ गया कि इंटरेस्ट ऑन लोन का रिडक्शन मिलता है सेक्शन 24 क्लोज बी में। सर कोई लिमिट है क्या? यदि मैंने हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया और लोन पर इंटरेस्ट दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल एवरी ईयर 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, सर कोई लिमिट है? सुनना मेरी बात ध्यान से, इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा वो हाउस प्रॉपर्टी कौन सी है। यदि लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है या डीम्ड लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी तो रेंट भी आ रहा है, तो इसलिए अब आप कितना भी इंटरेस्ट पे करो डिडक्शन मिल जाएगा, क्योंकि रेंटल भी वैसे ही बनेगा। यदि कोई हाउस प्रॉपर्टी आपने 50 लाख की परचेज की तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट भी, रेंटल भी कमी आता होगा। 50 लाख की प्रॉपर्टी तो रेंटल कमी आएगा, और 500 करोड़ की हाउस प्रॉपर्टी तो रेंटल भी ज्यादा आएगा, उसके लिए लोन भी ज्यादा लेना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट भी ज्यादा देना पड़ेगा। समझे कि समझे यार? 50 लाख की भी प्रॉपर्टीज होती है, 1 करोड़ की भी होती है, 5 करोड़ की भी होती है, 50 करोड़ की भी होती है, 100 करोड़ की भी होती है। तो जरूरी थोड़ी, हम तो क्या होते हैं वही 10-20 लाख में अटक जाते हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी हर पर्सन 10-20 लाख का ही लोन लेगा। किसी ने 40 करोड़ का लोन ले लिया, तो 40 करोड़ का लोन ले लिया तो उस लोन पे इंटरेस्ट भी तो दे रहा है ना, तो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा। ये लेट आउट है और डीम लेट आउट है। ये लेट आउट और डीम लेट आउट में रेंटल टैक्सेबल है, वो मैंने कैलकुलेट किया था। लेट आउट में भी डीम लेट आउट में भी माना कि डीम लेट आउट में एक्चुअल रेंट नहीं आएगा, लेकिन म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट के आधार पर टैक्सेबिलिटी आती है। ये ऑलरेडी अपन पढ़ चुके, राइट एवरीवन? तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन के केस में पहला केस, यदि हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट है या डीम लेट आउट है, तो लोन पर दिया जाने वाला जितना भी आपका इंटरेस्ट बन रहा है, चाहे वो 1 लाख रुपए हो, चाहे वो 2 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो, 50 लाख हो, पूरा का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि आप कमा भी तो रहे हो अकॉर्डिंगली। क्योंकि बड़ी हाउस प्रॉपर्टी पे लोन पर इंटरेस्ट भी ज्यादा लगेगा, समझ में आ गया होगा, तो फिर आपका रेंटल भी ज्यादा होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट आउट है, डीम लेट आउट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट आउट है, डीम लेट आउट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना भी आपका लोन पर इंटरेस्ट बनता है पूरा का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन सेल ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी 2 वाली, क्योंकि 2 से ज्यादा वाली क्या होती है, डीम लेट आउट में हो जाती है, वो तो अपने पॉइंट नंबर 1 में कवर कर लिया। तो सेल ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी वो भी 2, मैक्सिमम 2। सेल ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी वो भी मैक्सिमम 2। स्पेशल केस पॉइंट नंबर 2 के अंदर, सेल ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी अप टू द 2 हाउस प्रॉपर्टीज स्पेशल केस। स्पेशल का मतलब ये हुआ कि देयर आर सर्टेन कंडीशंस। पहली कंडीशन, लोन इज टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999। तो जनरली अब तो वही सारे केसेस होंगे, क्योंकि अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2025, तो नॉर्मली प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2003, 2004, 2005 में आपको ज्यादा ध्यान रखना पड़ता था। प्रैक्टिकली अब जो लोन मिलते हैं 2012 के, 2015 के, करंट ईयर के यही होते हैं। तो लोन इज टेकन ऑन और आफ्टर, लोन इज टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999। सेकेंड, लोन इज टेकन फॉर द पर्पज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ये लोन आपने क्यों लिया है? इफ लोन इज टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन ए पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द लोन वाज टेकन। मैं रिपीट कर देता हूं, जनरली आपको लग रहा होगा सर 2A वाला केस एप्लीकेबल होगा, बिल्कुल सही बात है। आई रिपीट, लोन आपने लिया हो 1 अप्रैल 99 के बाद, ऑब्वियसली सर ये तो होता ही है। लोन आपने हाउस प्रॉपर्टी के लिए लिया हो, या तो परचेज के लिए लिया होगा या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया होगा। बोलो, या तो परचेज के लिए लिया होगा या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया होगा। यदि कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन के लिए लोन आप अभी ले रहे हो और कंस्ट्रक्शन 15 साल में भी नहीं हो रहा। तो कंस्ट्रक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन ए पीरियड ऑफ 5 years। कंस्ट्रक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन ए पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच द लोन वाज टेकन। जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने लोन लिया है वो फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद 5 years में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। कंस्ट्रक्शन 5 years में कंप्लीट हो जाना चाहिए। नहीं आया समझ में?
जल्दी नहीं है अपने को। तो मोस्टली मोस्टली ये हमेशा ध्यान देना, आईज ओपन रखे, लेट आउट और डीन में लेट आउट है तो इंटरेस्ट का कोई लिमिट नहीं है, और यदि सेल ऑक्यूपाइड है तो कितनी, 2, मैक्सिमम 2। और नॉर्मल केस यही होता है, स्पेशल केस दे रखा है लेकिन नॉर्मली आजकल तो यही हो गया नॉर्मल। लेकिन कंडीशन है इसमें, क्या कंडीशन है, लोन लिया है 1 अप्रैल 1999 के बाद, लोन हाउस प्रॉपर्टी के लिए लिया या तो परचेज के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है तो आपने 5 साल के अंदर आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द लोन वाज टेकन। तो समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, यदि आपने लोन लिया, लोन टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन 17 जुलाई 2022, तो कोई बताएगा देख के, बेटा तुम बताओगे तो 17 जुलाई 2022 कौन सा प्रीवियस ईयर है, ये बीच में कोई नहीं बोलेगा। 17 जुलाई 2022 ये कौन सा प्रीवियस ईयर है, वैसे एक मजेदार बताऊं, बोर्ड पे वैसे ही लिख रखा है, ठीक है, और वैसे भी हमें पता है 17 जुलाई 2022, अप्रैल से लेके मार्च, इतनी बार क्लास के अंदर अपन रोज रिपीट करते हैं। तो यदि मैंने जो लोन लिया है जुलाई 2022 में लिया है तो कौन सा फाइनेंशियल ईयर है ये, 22 और 23। अब 24 25 मत बोल देना, जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने लोन लिया है तो फाइनेंशियल ईयर आपका 22 23 है, वो फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद 1 1 2 3 4 5, तो 31 मार्च 2028 तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो देन आपका लिमिट 2 लाख रुपीस है, आपका लिमिट 2 लाख रुपीस। और इसके अलावा यदि कोई और केस एप्लीकेबल होता है, रिपेयरिंग और मतलब रिनोवेशन का यदि आपका मैटर है, रिकंस्ट्रक्शन का यदि कोई मैटर है, तो उस केस में आपका जो लिमिट है वो 30,000 रुपीज का है। कितना लिमिट है, 30,000 रुपीज। यदि परचेज और कंस्ट्रक्शन है तो 2 लाख रुपए है, और रिपेयरिंग और रिकंस्ट्रक्शन है तो आपका जो लिमिट है वो 30,000 रुपीज है। कितना बेटा, आवाज नहीं आ रही, समझ में आया? 2 लाख रुपीज का लिमिट कब है, यदि लोन आपने लिया है 1 अप्रैल 99 के बाद, दूसरी बात हाउस प्रॉपर्टी के लिए लिया या तो परचेज के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए, कंस्ट्रक्शन 5 इयर्स के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। कोई डाउट, कंफर्म्ड? अब एक और इंटरेस्टिंग बात, कॉमन सेंस वाली बात, ये बच्चों को बहुत परेशान करती है लेकिन तुम्हें नहीं करेगी, क्योंकि अपन लॉजिकली फ्रेम करेंगे चीजों को। यहां तक क्लियर है? एक और एग्जांपल दे देता हूं, यही वाला, फिर उसके बाद नए कंसेप्ट पे आएंगे। वैसे जरूरत तो नहीं है, लेकिन जिन बच्चों को अभी भी फाइनेंशियल ईयर मेरी बाई चांस प्रॉब्लम आ रही है, तो लोन टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 22 मार्च 2024, तो फाइनेंशियल ईयर 23-24, किसी को प्रॉब्लम आ रही है? फाइनेंशियल ईयर 23-24 एंड होने के बाद 5 इयर्स, तो यहां पे 5 इयर्स क्या हो गया, 1 2 3 4 5 28 29, मतलब 31 मार्च 2029 तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? प्री कंस्ट्रक्शन और प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट,
यस, पढ़ने में आ रहा है सबको? यस, एडिंग आपको समझ में आ गई, 2 मिनट लगेगा, पर एडिंग पे और लैंग्वेज पे बाद में आएंगे। प्री कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन इंटरेस्ट, अपन एक्चुअली प्रॉब्लम पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, तो प्रोविजन आपको हमेशा याद रहेगा, अदरवाइज कुछ बच्चे अटक जाते हैं, पता नहीं क्यों। नीड पे जाना, प्रोविजन क्यों बना है, प्रॉब्लम बनाते हैं अपन एक, तो अपने आप कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, डेटा क्रिएट करते हैं अपन। कोई पर्सन है जिसका नाम है मिस्टर ए, ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया कि लोन लिया होगा, किसके लिए लोन लिया होगा, ओनली फॉर हाउस प्रॉपर्टी। तो कोई भी डेट ले लो, फर्स्ट जुलाई 2023, लोन टेकन फॉर हाउस प्रॉपर्टी। कितना लोन लिया? लोन लिया फॉर एग्जांपल 15 लाख रुपीस का लोन लिया है। कितना लोन लिया बेटा? कोई कंफ्यूजन है किसी को? कितना लोन लिया है? 15 लाख रुपए का लोन लिया है एट द रेट 8% पर एनम। 8% की रेट से 15 लाख रुपए का लोन लिया है हाउस प्रॉपर्टी को, लिख देता हूं ब्रैकेट में, कंस्ट्रक्शन के लिए। किसके लिए? कंस्ट्रक्शन के पर्पज के लिए, बनाने के पर्पज के लिए आपने लोन लिया है 15 लाख रुपए का। कब लिया? 1 जुलाई 2023। बेटा कौन सा फाइनेंशियल ईयर है ये? 23-24। फाइनेंशियल ईयर कौन सा ये? 23-24। कोई कंफ्यूजन है किसी को? 5 इयर्स में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी तो 2 लाख की लिमिट है। तो कंस्ट्रक्शन तो अपने 2 साल में ही कंप्लीट कर लिया, 5 साल तो बहुत ज्यादा होता है। आपने देखा होगा ना, बहुत बार कंस्ट्रक्शन हो जाता है 1.5 साल में, कोई 2 साल में, कोई 3 साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर ही देते, कोई 1 ईयर में भी कर लेते, 8 महीने में भी कर लेते। लेकिन हमने बोला 5 साल में तो हो ही जाना चाहिए, 2-3 साल तो लगते हैं, टारगेट रखते हैं 8 महीने का, तब जाके 150 साल में होता है। डिले हो जाता है 1.5-2 साल, 150 नहीं, 1.5-2 साल। 150 साल में तो पता नहीं कितनी बार कितने लोग ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, कम बैक। क्या बात कर रहे थे अपन? कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, आज क्या डेट है? 9 जैन 2025। तो 9 जनवरी 2025 को कंस्ट्रक्शन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। समझ में आ रही बात? अब मेरा पॉइंट ये आ रहा है, आपने जिस बंदे से लोन लिया होगा वो तो बोलेगा भैया इंटरेस्ट का मीटर तो चल पड़ा है। क्या बोलेगा? आपका कंस्ट्रक्शन कभी भी कंप्लीट हो, उससे मुझे क्या मतलब है? आपने 15 लाख का लोन ले लिया ना, कब लिया था लोन? 1 जुलाई 2023 को, 1 जुलाई 2023 को लोन ले लिया, तो आपका इंटरेस्ट तो चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चाहे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो या कंप्लीट नहीं हो, वो आपका पर्सनल मैटर है। यस और नो? प्रैक्टिकल चीज है ये, अपने ऊपर लगाओ। आपने किसी को लोन दिया है हाउस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन करने के लिए, वो बोल रहा है भैया जब मकान बनेगा तब इंटरेस्ट दूंगा। चाहता पड़ेगा, तूने तो मेरे से पैसा आज ले लिया, अभी इंटरेस्ट दे। तो अब समझ में आ गया, इंटरेस्ट लगेगा तो अब प्रैक्टिकली सोचना पड़ता है। दूसरी बात, अब इनकम टैक्स बोलता है मिस्टर एजी, कौन जी? मिस्टर एजी, सुनो जी, तुमने लोन तो जुलाई 2023 में ले लिया, आपका इंटरेस्ट जुलाई 2023 में लगा होगा 9 महीने का, हाँ, फिर अगले साल पूरा लगा होगा। ट्वेंटी थ्री 24, 9 महीने तो, जुलाई से मार्च। इसको अपन 26 कर लेते हैं क्योंकि ज्यादा ईयर आएंगे ही नहीं, तो ऐसे ईयर ज्यादा तो आए, तो इसको अपन 9 जनवरी 2025 की जगह क्या कर लिया मैंने? 26। तो कंस्ट्रक्शन जो कंप्लीट हुआ वो कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? फाइनेंशियल ईयर, अब मैंने डेटा चेंज कर दिया, 25 को 26 कर दिया, उसके हिसाब से फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है फाइनेंशियल ईयर
फाइनेंशियल ईयर 25-26। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, सुनना बात। फाइनेंशियल ईयर 23-24, फाइनेंशियल ईयर 24-25, 23-24 में 9 मंथ्स और 24-25 में 1 ईयर 12 मंथ्स। ये इंटरेस्ट और करंट ईयर कौन सा हुआ? करंट ईयर में भी 1 अप्रैल 2025 से 8 जनवरी 2026 और फिर 9 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026, इसके इंटरेस्ट का क्या ट्रीटमेंट होगा? एक चीज बताओ, इंटरेस्ट का डिडक्शन मैं तभी तो लूंगा जब प्रॉपर्टी होगी। जैसे 2023 और 24 में आपने इंटरेस्ट दिया, क्योंकि जिसने लोन दिया होगा वो तो खड़ा हो गया होगा, दे दे तो दे दिया, तो इंटरेस्ट तो आपकी जेब से जा रहा है, लेकिन मैं डिडक्शन कहां से लूं? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? नीड समझ में आई बेटा? वापस से सुनना मेरी बात ध्यान से, यदि ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है तो जो प्रोविजन जो बच्चे याद करते हैं वो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। वापस से रिपीट करता हूं, नीड समझना। मैं हूं मिस्टर ए, फॉर एग्जांपल के लिए मैं मिस्टर ए हूं और मैं मिस्टर ए क्या कर रहा हूं बेटा? हाउस प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए 23-24 में लोन ले लिया, तो लोन ले लिया तो मुझे लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है ना, तो सामने वाली पार्टी जिससे मैंने लोन लिया वो तो इंटरेस्ट ले रहा है, और वैसे भी इंटरेस्ट का डिडक्शन ड्यू के आधार पे मिलता है, चाहे आप पे करो या ना पे करो, डिडक्शन तो मिलेगा। कहां से दूं? अब आप बोलोगे सर दे दो ना इनकम फ्रॉम एचपी में से, हाउस प्रॉपर्टी है ही नहीं, एचपी, डिडक्शन कहां से दूं? एचपी नहीं है, पहले तो आने तो दो। हाउस प्रॉपर्टी जिंदा ही नहीं हो, आप डिडक्शन ले रहे हो, बनी नहीं ना, जिंदा ही नहीं है ना। समझे बात? मैंने पहले बोला यदि हम टैक्स को भी लेमन की लैंग्वेज में यदि आप कन्वर्ट करोगे ना तो उतना इंटरेस्टिंग होगा। प्रॉपर्टी है क्या? प्रॉपर्टी है क्या? डिडक्शन कहां से लेगा? तो भैया इंटरेस्ट तो दे दो, डिडक्शन तो दो ना। समझ में आई नीड? भैया वो तभी देंगे जब प्रॉपर्टी बनेगी। क्या बोला मैंने? जिस ईयर में प्रॉपर्टी बन जाएगी उस ईयर में पहले वाले सालों का भी डिडक्शन ले लेना। अब समझ में आया? अब सुनना मेरी बात ध्यान से। अब जो अपना फाइनेंशियल ईयर 23, 24, 24, 25 का डिडक्शन तो हम ले नहीं पाए, 25, 26 आ गया, तो 25, 26 में भी ये कंस्ट्रक्शन के पहले का पीरियड है और ये कंस्ट्रक्शन के बाद का पीरियड है, लेकिन पूरे ईयर का कैलकुलेशन जब करूंगा तो मेरे पास फाइनेंशियल ईयर 25, 26 की जब मैं रिटर्न फाइल करूंगा, एंड होने की बात ही करूंगा, तो हाउस प्रॉपर्टी है मेरे पास। तो फाइनेंशियल ईयर 25, 26 का जो भी इंटरेस्ट बनेगा उसका डिडक्शन तो आपको मिल जाएगा एज करंट ईयर, पूरा का पूरा, चाहे वो आपका 1 अप्रैल 2025 से लेके 8 जनवरी 2026 हो या 9 जनवरी से लेके 31 मार्च 2026 हो, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी ए। ये जो है ये क्या हो गया? प्री एक्विजिशन या प्री कंस्ट्रक्शन, क्या बोलेंगे इसको? इंटरेस्ट। सर इसका डिडक्शन भी मिलना चाहिए, कौन से ईयर में? फाइनेंशियल ईयर 25, 26 में मिलना तो चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट बोलती है भैया ये तो 2-3 साल, जैसे अपने एग्जांपल में तो ये 1 साल 9 महीने का है, लेकिन 2-3 साल का भी हो सकता है, 4 साल का भी हो सकता है, तो इंटरेस्ट का अमाउंट, सर ये क्या है? इनकम बहुत कम हो जाएगी तो हमारा टैक्स खत्म हो जाएगा, तो डिडक्शन तो देंगे, एक साथ नहीं देंगे तेरे को। करंट ईयर का जो भी इंटरेस्ट है उसका पूरा डिडक्शन ले ले। सुनना, करंट ईयर का जो भी इंटरेस्ट है पूरा डिडक्शन ले लो, लेकिन जो पुराने सालों का है देंगे, मना नहीं कर रहे हम, क्योंकि भैया तूने इंटरेस्ट पे किया है, तुमने इंटरेस्ट दे रहे हो, इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है तो डिडक्शन मिलेगा, लेकिन पूरा एक साथ दे देंगे तो क्या होगा?
प्रॉफिट एक साथ खत्म हो जाएगा हमारा, तुम्हारे टैक्स का बजट बिगड़ जाएगा गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, प्री कंस्ट्रक्शन, अब आपको एडिंग समझ में आ रही होगी, तो जो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है, समझ में आया बेटा? हेलो एवरीवन, क्या बोला मैंने? प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा उस ईयर में जिस ईयर में प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा, लेकिन पूरा नहीं मिलेगा, 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5। इसका मतलब ये हुआ, यस, तो करंट ईयर का भी डिडक्शन लिया आपने, तो करंट ईयर में करंट ईयर का डिडक्शन लिया, उसके अलावा जो प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट है इसका डिडक्शन आपको कितने ईयर्स में मिलेगा? 5 ईयर्स में। कौन कौन से 5 ईयर्स में बेटा बोलो? फाइनेंशियल ईयर 25-26 में मिलेगा 1/5, फाइनेंशियल ईयर 26-27 में मिलेगा 1/5, फाइनेंशियल ईयर 27-28 में मिलेगा 1/5, फाइनेंशियल ईयर 28-29 में मिलेगा 1/5, फाइनेंशियल ईयर 29-30 में मिलेगा 1/5। किन किन को नहीं आया समझ में? एक बात एक और खत्म करके आंसर दूंगा। अब दूसरी बात, इसका मतलब 25-26 में मुझे 2 इंटरेस्ट के डिडक्शन मिल रहे हैं। क्या बोला मैंने? देखो देखो ध्यान से देखो स्क्रीन पे, 25-26 में मुझे 2 इंटरेस्ट के डिडक्शन मिल रहे हैं। वन, करंट ईयर का इंटरेस्ट प्लस प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट का 1/5। और प्री एक्विजिशन क्या बोला उसको भी ध्यान से देखो, जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसके पहले के सालों का जितना भी इंटरेस्ट है वो सब ऐड कर लो। और हमारे एग्जांपल में 1 साल 9 महीने, वो पूरा इंटरेस्ट आपने ऐड कर लिया, उसको बोला प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट। इसका भी डिडक्शन मिलेगा 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5। समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब हर साल आपको करंट ईयर का भी डिडक्शन मिलता है प्लस आपको प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट का भी डिडक्शन मिलता है। ये दोनों ऐड करने के बाद 2 लाख की लिमिट होती है, इससे मैंने तुम्हें बोलने नहीं दिया। इन दोनों को ऐड करने के बाद ऐसा नहीं है कि करंट ईयर पे 2 लाख है, जितना भी आपका इंटरेस्ट आ रहा है, तो एक साल में 2 टाइप के इंटरेस्ट आते हैं। कौन सा? करंट ईयर, बोलो मेरे साथ, करंट ईयर, बोलो करंट ईयर प्लस प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट। पूरा नहीं, प्री एक्विजिशन पूरा नहीं, 1/5, बोलो 1/5। कितना? आप पूछो, समझ में आ रही बात? हाँ, तो इसका मतलब किसी भी ईयर में, जैसे एग्जांपल सामने तुम्हारे सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, देखो इधर। हेलो एवरीवन, हमेशा ऑब्जर्व ज्यादा किया करो। तो 25-26 में तुम्हें क्या डिडक्शन मिलता है बेटा? जब क्वेश्चंस करेंगे तो 25-26 में 2 टाइप के इंटरेस्ट आ रहे हैं, 2 टाइप के इंटरेस्ट आ रहे हैं, एक करंट ईयर का, एक प्री एक्विजिशन का 1/5। ये दोनों ऐड करने के बाद जो इंटरेस्ट आएगा ना, वो देखना पड़ेगा कितना अमाउंट है। वो आया फॉर एग्जाम्पल 2,10,000, तो 2 लाख तक का ही डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 24 क्लोज भी। ऐसा नहीं है कि प्री एक्विजिशन पे 2 लाख अलग है और वो करंट ईयर पे 2 लाख अलग है। ना 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 ना, जितना आपका इंटरेस्ट बन रहा है वो 2 लाख की लिमिट है। और बाकी रिपेयर और इनोवेशन पे 30,000 की लिमिट है। कितने की लिमिट है? 30,000 की लिमिट है। यहां पे एक और एग्जांपल है, इससे और क्लियर हो जाएगा। यदि बाय चांस किसी को कुछ कंफ्यूजन है, बाय चांस रह गया हो, तो ये देखने से होगा, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे तो और मजा आएगा। मिस्टर ए, लोन फॉर हाउस प्रॉपर्टी, ध्यान से पढ़ना, लोन फॉर हाउस प्रॉपर्टी ब्रैकेट में लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया, कब लिया बेटा? और डेटा बिल्कुल अलग है तो ज्यादा बढ़िया लगता है मेरे को, इससे आपको याद करने की आदत नहीं रहती। 1 सितंबर 2019, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 19-20। मुझे लगता है फाइनेंशियल ईयर देखने में किसी को प्रॉब्लम नहीं आती। तो मिस्टर ए ने लोन लिया हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन कराने के लिए 1 सितंबर 2019। 1 सितंबर 2019 का मतलब हुआ फाइनेंशियल ईयर 19-20, और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया 1 जनवरी 2023। 1 जनवरी 2023 फाइनेंशियल ईयर 22-23 बिल्कुल सही जवाब। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ूं? अब सुनना मेरी बात ध्यान से।
जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है 22 और 23, उसके पहले के प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड समझ में आ रहा है सबको? तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड यहां पे देखो सामने लिखा हुआ भी है क्लियरली। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड किसको बोला जाएगा? फाइनेंशियल ईयर 22-23 से पहले। तो मतलब 1 सितंबर 2019 से लेके 31 मार्च 2020 फाइनेंशियल ईयर 1, 1 अप्रैल 2020 से लेके 21, 21 से लेके 22, क्योंकि 22, 23 में तो पूरा डिडक्शन आपको मिल जाएगा, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी है तो पहले वाला भी 9 महीने वाला भी और 3 महीने वाला भी ले सकते हैं। पहले 9 महीने का जो इंटरेस्ट है वो भी प्री कंस्ट्रक्शन है। यही पॉइंट तुम्हें बाद में दुख देगा। मुझे पता है कि बच्चा कहां अटक सकता है। वो जो 9 महीने ना, वो 9 महीने में दिमाग खराब होता है। सर 9 महीने तो प्री कंस्ट्रक्शन है ना, ना 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 ना, वो 9 महीने का भी प्रॉपर्टी बन चुकी है तो उसी ईयर में ले लो ना, प्रॉपर्टी तो है ना। वो 9 महीने और 3 महीने पूरे 12 महीने का फाइनेंशियल ईयर 22-23 का जो इंटरेस्ट है उसको क्या बोलेंगे? करंट ईयर इंटरेस्ट। क्या बोलेंगे? तो उस पहले साल में, उस पहले साल के अंदर करंट ईयर का इंटरेस्ट का रिडक्शन भी मिलेगा। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड किसको बोलेंगे? 1 सितंबर 2019 से लेके 31 मार्च 2020, 20-21 और 21-22, ये जो भी पीरियड आ रहा है, ये पीरियड को क्या बोलेंगे बेटा? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। क्या बोलेंगे? ये सब किन किन को डाउट है इसमें ये बताओ। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आ गया। इस प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो भी इंटरेस्ट है, अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करना आना चाहिए। इसमें भी क्या गलती कर देता है बच्चा? 20, 21, 21, 22 का तो पूरे ईयर का आएगा, 12 महीने का। बस जो पहला आएगा ना 19, 20, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने? तुम 9 महीने क्यों बोल रही हो बेटा? समझ में आ रहा है? इसलिए बोलता हूं कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो समझो बात, मैं बोल रहा हूं तुम्हें लगेगा बड़ा मजा आ रहा है, नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि मैं अच्छा पढ़ाता हूं, समझ में आ रहा है, तारीफ हो रही, गलत बात है, लेकिन नंबर नहीं आएंगे। नंबर का पूरा कनेक्शन कैलकुलेशन पे बेस्ड है। टैक्स में यही है, टैक्स में ओनली ये नहीं है, थ्योरी वाला पेपर नहीं है, ये जेआईजीएल नहीं है, एसबीआईएल नहीं, मैंने पढ़ाया और तुमने नंबर लिया है। इसमें तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है। तुम्हें समझ में आया? अभी गलती से 9 महीने बोलने में आ गया, और एग्जाम में तो प्रेशर और होगा, मुझे पास होना है, मुझे पास होना है, तो और प्रॉब्लम होगी। तो इस पेपर के अंदर क्या करना है, मैं कंसेप्ट तो आपको सारे समझा रहा हूं। अपन बहुत अच्छा पेपर नंबर ला सकते हैं, 70, 80, एक बेस्ट पेपर अवार्ड भी लेके आ सकते हैं, लेकिन किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा? प्रैक्टिस का, कैलकुलेशंस का। तो कैलकुलेशंस की एक्यूरेसी, तुम लोगों ने मैथ्स भी पढ़ी, पता होगा, तो मैथ्स समझ में आ गई, फिर भी गलतियां होती थी बहुत बार। तो उसमें क्या करना पड़ता था? प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। सुनने वाला सब्जेक्ट नहीं है ये, सुनने वाला तो है, क्योंकि ये बार प्रोविजन समझना पड़ेगा, लेकिन नंबर लाने के लिए प्रोविजन के साथ क्या चाहिए होगा? एक्यूरेसी। क्या चाहिए होगा? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी आएगी प्रैक्टिस से, आ जाएगी वो। कितने महीने हुए? तो वो 7 महीने, 1 ईयर, 1 ईयर, तो 2 ईयर 7 मंथ्स का जितना भी इंटरेस्ट आ रहा है पूरा ऐड कर लो। ये पूरा ऐड करके क्या आ गया? प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट। ये क्लियर है? और ये प्री एक्विजिशन का पूरा इंटरेस्ट का रिडक्शन आपको करंट ईयर में फर्स्ट साल में पूरा नहीं मिलेगा। तो 22-23 जो पहला साल होगा, ध्यान से देखो, ये पहले वाले का था, इसको बताओ। कंस्ट्रक्शन कौन से ईयर में कंप्लीट हुआ है बेटा? कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड कौन से ईयर में? 22-23। तो 22-23 में करंट ईयर का इंटरेस्ट का रिडक्शन मिलेगा, प्लस जो प्री एक्विजिशन
पीरियड है उसके इंटरेस्ट जो भी कैलकुलेट हुआ उसका कितना 1/5 ये डिडक्शन मिलेगा। अब शायद समझ में आ रहा होगा। और ऐसा आपको सिर्फ 22-23 में याद नहीं रखना पड़ेगा, 23, 24, 24, 25 ये ध्यान रखना पड़ेगा। आने वाले 5 साल तक आपको क्या मिलता रहेगा, डिडक्शन मिलता रहेगा। तो इसका मतलब यदि आपने अभी 1/5 ले लिया तो कितना बचा, तो 4/5 ये आपको कितने ईयर्स में लेना है, रिमेनिंग 4 ईयर्स। नहीं आया समझ में? एक ही बात को 3-4 तरीके से जानबूझ के बोलता हूं जिससे कि आपकी और बेटर कंसेप्ट क्लियरिटी है। टोटल 5 ईयर्स, 1/5 मैंने अभी ले लिया तो कितना बचा, 4 साल। तो आने वाले 4 साल में और ले लो, क्योंकि अभी आपने ले लिया 1/5। तो टोटल कितने ईयर्स में मिलेगा डिडक्शन, 5 ईयर्स में मिलेगा। कितने ईयर्स में मिलेगा, 5 ईयर्स में मिलेगा। कितना मिलेगा, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5। और मुझे लग रहा है सबको अच्छी तरह समझ में आ गया। क्वेश्चन सब करेंगे तो और बेटर तरीके से क्लियरिटी आएगी। लेकिन अपना आज का टाइम हो गया है। बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे।